नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि कारक टॉपिक जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक आप ये निर्धारित न करें कि आपको समझ आया या नहीं। और कल जब आपको कारक कंप्लीट करवाया तो आपके कमेंट्स ये दर्शा रहे थे कि सर अब हमें कारक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो वही चीज है, किसी भी टॉपिक को आप जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक मूल्यांकन न करें कि हमें समझ आया या नहीं। आज हम जो करने जा रहे हैं वचन टॉपिक, वचन और लिंग, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में बड़े बड़े विद्वानों की किताबों में एक चीज लिखी हुई है कि जिन टॉपिक्स यानी वचन और लिंग, इनका निर्धारण करना बेहद मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि आप जब भी मान लो जैसे लिंग पढ़ते हो तो आप पढ़ोगे भी कि देशों के नाम जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन श्रीलंका अपवाद है। नक्षत्रों के नाम जो हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये अपवाद है। सब्जियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये अपवाद है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ये अपवाद है। तो जब हर नियम में अपवाद निकल रहा है तो इसका मतलब उसका निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। फिर किसी एक नियम को पकड़ के नहीं बैठ सकते, फिर हमें परिस्थितियों को देखकर जो है उसका निर्धारण करना पड़ेगा। तो आप इस चीज को, और अब जैसे कुछ लोग इसमें केवल ट्रिक्स बता दें, केवल ट्रिक्स पर आधारित नहीं है। हाँ, कुछ लॉजिक आपको बताएंगे जिससे आपके वचन निर्धारण करना, लिंग निर्धारण करना ईजी हो जाएगा। लेकिन केवल ट्रिक पर यह टॉपिक नहीं चलेगा, इस टॉपिक को समझना पड़ता है। और विद्वान भी यही बात बोलते हैं कि आप इसमें कोशिश ये कीजिए कि 99% जो है वो क्रिया के आधार पर जो है वचन और लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। और जैसा कि मैं हर टॉपिक के अंत में कुछ वाक्य से समझाता हूं, कुछ मूल्यांकन टेस्ट लेता हूं, तो इस टॉपिक के अंत में भी आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनसे आपका मूल्यांकन होगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं। तो बढ़िया तरीके से देखना, एकाग्रता के साथ समझना। लाइव क्लास होती है, कई बार नहीं होती है, तो वो आप ऐसा नहीं है कि इसको फॉरवर्ड करके देखें। अभी कोई एग्जाम नहीं है, जल्दबाजी किस चीज की है, आराम से देखना, बस इतना है। तो देखिए, वचन क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे क्या विकारी शब्द हैं। ये क्या है? सारे विकारी शब्द हैं। इन सभी शब्दों के जिस रूप से हमें पता चलता है कि संख्या एक है या संख्या अनेक है, बस यही वचन है। अगर एक है तो एक वचन में काउंट कर देंगे, और अनेक है तो हम किस में काउंट कर देंगे? बहुवचन में काउंट कर देंगे। बस आपको संख्या के आधार पर देखना है। एक से अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। सामान्यतः वचन का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में होता है। मतलब कहता है ना, ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही शासन है। बाहुबली देखी होगी आपने, है ना? तो सामान्यतः हम उसे वचन कहते हैं, लेकिन हमारे व्याकरण में जो है वो वचन का मतलब है संख्या से, कि भाई ये जो किसी चीज की कितनी संख्या है, एक है या एक से अधिक है। तो हमारे व्याकरण में इसका मतलब क्या होता है? संख्या से लिया जाता है। समझ गए बात आप? ठीक है, आप देखें, वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। पहले संस्कृत में आपने 3 पढ़े होंगे, लिंग भी आपने 3 पढ़े होंगे, लेकिन वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट होते हुए हिंदी तक पहुंचे हैं। तो इस बीच में अपभ्रंश तक आते आते जो है द्विवचन, एक वचन और था जिसका नाम है द्विवचन। द्विवचन और जो नपुंसकलिंग है ना, इन दोनों की जो है, ये दोनों अपभ्रंश तक आते आते जो है वो समाप्त हो गए। ठीक है, हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एक वचन और बहुवचन। ट्रिक्स इसकी ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है विकारी पद जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है, यानी कोई भी वस्तु व्यक्ति जो है वो एक है तो वहां पे एक वचन है। जैसे भरत, तो ये भरत एक है, तो मैं इससे एक नई चीज निकाल लेता हूं। कैसे? ये चीज कि आप याद रखें, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इसी में आती है, एक वचन में। जैसे भरत एक लड़के का नाम, सुनीता एक लड़की का नाम, ठीक है, मोहन एक लड़के का नाम, ठीक है, और गीता, कुरान, बाइबल, गंगा, यमुना, सूर्य, चंद्रमा, है ना, ये सारी चीजें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। और आपने पहले पढ़ रखी है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लगभग किस में आती है? एक वचन में आती है, क्योंकि उसमें बहुवचन होता ही नहीं है। और जैसे ही बहुवचन होगा, जैसे हम पढ़ते हैं रावण, तो रावण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे ही वो किसमें चला जाएगा? रावणों, तो वहां पर क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। मैं इसका तरीका बाद में बताऊंगा। बात समझ गए? ठीक है, हाँ।
इसके अलावा देखिए लड़का, लड़का शब्द जातिवाचक है। यहां पर मैं आपको एक लॉजिक बताऊं, जो मूल रूप में जातिवाचक शब्द है, क्या है, मूल रूप से जातिवाचक शब्द है, वो सदैव एक वचन में आते हैं। मैं मूल रूप क्यों बोल रहा हूं, नीचे देखिए यहां लड़के लिखा हुआ है, लड़के भी जातिवाचक शब्द है लेकिन इसमें बहुवचन है, क्योंकि लड़के लड़का से लड़के बने, मूल रूप से जातिवाचक शब्द नहीं है, ये बहुवचन निर्मित मतलब बना हुआ है, ये जातिवाचक बना हुआ है। समझ गए बात आप? तो जैसे ये भी जातिवाचक शब्द है, चूड़ी, पुस्तक, ठीक है, गाय, महिला, ठीक है, और जातिवाचक के भेद होते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। तो एक बार यहां तक बात करते हैं, तो ये सारे जातिवाचक शब्द हैं, ये किस में आएंगे, एक वचन में। इसके अलावा जैसे आप देखिए द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ऊन, रेशम, शहद, दूध, पानी, चाय, जितने भी हैं ये सारी चीजें किसमें आएगी, एक वचन में। लोहा, स्टील, पानी, ये सारी इसी में आएगी, दूध। इसके अलावा ये क्या आ गई, जनता, जनता मतलब समूहवाचक संज्ञा। और हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं समूहवाचक में कि ये सदैव एक वचन में होती है, द्रव्यवाचक सदैव एक वचन में होती है। तो द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, ये सारी किसमें आएगी, ये सारी के सारी जो हैं एक वचन में शामिल होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं हैं तो वो भी जो है वो एक वचन में ही शामिल होती है, ठीक है। आगम, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, ये देखिए झूठ है ना, मिठास, प्रेम, मोह, ये किसमें है, ये भी एक वचन में है। सामान, ताश, ये और आगे सहायता, अब मिक्स है, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा आदि, ये सारे जो हैं वो शब्द एक वचन होते हैं। पहले तो हम पढ़ रहे हैं कि एक वचन बहुवचन होते क्या हैं, फिर आगे तरीके निकालेंगे। लास्ट में 10-12 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं ताकि प्रैक्टिस भी करते हैं। विकारी पद के जिस रूप से ये पता चलता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की संख्या जो है एक से अधिक है तो वहां बहुवचन मानते हैं। जैसे अब इसमें आप दिमाग में यूं रख लो कि इसमें यूं मान लीजिए, चाहे वो किसी से भी जो निर्मित जातिवाचक संज्ञाएं होती है, निर्मित जातिवाचक संज्ञाएं, निर्मित का मतलब मैं यूं ले लीजिए, आप लोग ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, चाहे वो व्यक्तिवाचक से, मैं लिख के ही समझाता हूं आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो निर्मित जातिवाचक संज्ञा, इसको एक बार छोड़ दो, निर्मित कैसे, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे रावण है तो रावण से हमने बना लिया रावणों, और सर रावणों कभी बनता ही नहीं, बनता है रावणों के कारण सीताएं सुरक्षित नहीं, हमने बनाया था। तो जब ये निर्मित जातिवाचक, अब ये क्या बन गई, ये जातिवाचक संज्ञा, ये निर्मित जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही जातिवाचक से बनाते हैं, तो देखिए लड़का शब्द आपको पता है जातिवाचक होता है, और लड़का से आपने क्या बनाया, लड़के, तो ये वापस किससे बना हुआ है, ये भी जातिवाचक बन गया और जातिवाचक से जातिवाचक बना है, ठीक है। इसी तरह से जो है समिति मतलब समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा है समिति, ठीक है। तो समिति से आपने क्या बना दिया, समितियां, तो ये फिर जाति। तो आप किसी भी तरह से जो बाकी संज्ञाएं हैं जब वो अपना रूप परिवर्तन, जैसे गंदगी से गंदगियां, सेना से सेनाएं, इस प्रकार से जब बनता है, यानी वो जब जातिवाचक में कन्वर्ट होती है तो वो सारी की सारी किस में आ जाती है, बहुवचन में आ जाती है। मेरी बात को समझ लेना, जब कोई मूल रूप से संज्ञा में है तब वो हमेशा एक वचन में रहेगी, जैसे ही वो बहुवचन में आ गई, बहुवचन में आ गई, जैसे रावण से रावण बन गया, लड़का से लड़के, समितियां, समितियां, तो वो सारी की सारी किस में चली जाएगी, बहुवचन में। क्यों, क्योंकि वो एक से अधिक हो चुकी है। ये तो एक तरीका था। अब यहां पर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये समझने वाले नहीं है, ये याद रखने पड़ेंगे। जैसे हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब ये जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं रचना प्रबोध, नवीन हिंदी व्याकरण से कुछ और भी लेकर, ये क्यों तैयार किए हैं, ताकि इससे बाहर शब्द पेपर में आए नहीं, इससे बाहर शब्द आपको जो है एसआई का एग्जाम हो तो भी आपको बाहर से नहीं पूछे। और वैसे भी मैं बताऊं, अभी रीड का जो पेपर बना था, चाहे उसमें कुछ 5-7 क्वेश्चन में दिक्कत भी थी, लेकिन वो बना आपकी पूरी किताबों से था, किताबों से ही बना था। तो इसलिए आप इस चीज को दिमाग में बिठा लें कि आएगा तो इसी में से। जैसे हिंदी में निम्न शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, कौन कौन से, आंसू। अब आंसू शब्द जो है कभी अकेला नहीं, बल्कि आंसू शब्द का प्रयोग जो है आप हमेशा बहुवचन में माने। होश, उसके होश उड़ गए, है ना, उसका होश उड़ गया नहीं। आंसू बहने लगा नहीं, उसके आंसू बहने लगे। आंसू बहने लगा मतलब एक आंख से बह रहा है, समझ गए। दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण,
भाग्य, जैसे उसके प्राण पखेरु, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, गलत, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, है ना। भाग्य, भाग्य न सब दिन सोता है। अब सोचेंगे सर ये तो देखिए इसमें तो एक वचन लग रहा है, नहीं, उसके भाग उदय हो गए, उसका भाग्य उदय हो गया, बोलने में आता है, लेकिन ये शब्द भी जो है ये इंपॉर्टेंट शब्द है, उसको थोड़ा सा कर लीजिए, ये बहुवचन में ही काउंट होता है। आदरणीय व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द जैसे आप, दाम, समाचार, आदरणीय व्यक्ति के लिए बोला ना, आप क्या कर रहे हैं, आप आएंगे, इस तरह से। जैसे दाम, इस पेन का दाम कितना है, बोलते तो ऐसे हैं, लेकिन दाम यानी मूल्य, यानी इस चीज का मूल्य, मतलब इस चीज का मूल्य एक मूल्य तो होगा नहीं, मतलब एक से अधिक मूल्य होते हैं। तो ये भी, अब कुछ चीजें क्या है उनको सेट करना पड़ेगा माइंड में, उनसे वाक्य जो हैं, जैसे मान लो आपने सेट कर लिया दिमाग में, दाम है ना, इसके दाम क्या है, अब इसके दाम क्या है, अब वो लगता है आपको एक वचन में आता है, लेकिन ये है क्या, ये बहुवचन, सॉरी हाँ ये बहुवचन का शब्द है, ठीक है। जैसे समाचार, अब आप बोलोगे समाचार आ गया, अब बोलते क्या हो, जैसे वहां से ये समाचार आया है, आप ऐसे बोलते हो कि वहां से यह समाचार आया है। अब आपने बोला तो एक वचन में, लेकिन अक्सर समाचार का मतलब ये होता है कि ये अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ काफी चीजें और भी है। दाम में काफी चीजें और भी, भाग्य में भी जो है, भाग्य में इसका मतलब है भाग्य उदय हो जाना, यानी बहुत तरह की खुशियां आ जाना। तो ये इनके क्या गहराई में जाते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ ये जो है वो बहुवचन में है। हम प्रयोग जरूर करते हैं एक वचन में, बहुत जगह मैंने कहा ना, हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि अरे वो समाचार आया है कि घर पे बता देना, उन्होंने मुझे ये समाचार दिया है, लेकिन हकीकत में ये शब्द क्या है, बहुवचन के हैं, ठीक है। जैसे बाल शब्द, अब ऐसे तो हम हाथ में ऐसे, ये उसने मेरा बाल तोड़ लिया, ये एक वचन हो गया, लेकिन बाल शब्द का मतलब ये हुआ कि अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ काफी है, बाल, लोग, होश, हालचाल, और क्या हालचाल है। अब हालचाल पूछा आपने, लेकिन हालचाल बहुवचन शब्द है। अक्षत मतलब आखा हुआ है ना, आखा, तो आखा को बोलते हैं, ठीक है। केश, तेवर, ओंठ, ठीक है। अब ओंठ बोलते हैं, तो ओंठ का मतलब भी है, अकेला नहीं है, दोनों की बात हो रही है ना। तेवर, तो ज्यादा तेवर मत दिखा, अब बोलते क्या, ज्यादा तेवर मत दिखा, आपको अपने को लगता है कि नहीं एक वचन है, लेकिन नहीं, तेवर का मतलब अनेक तरह की जो है वो अनेक तरह से बहाने बनाना या अनेक तरह से नाटक करना, ठीक है। तो याद रखना, ये शब्द आप रट लीजिए। और मैं जहां तक समझता हूं, ये जो 2 लाइनों में लिखे हुए शब्द है ना, अक्सर इनमें से ही शब्द आता है। भाई मैं ऐसा नहीं कहता कि आप इसको श्रेष्ठ मानो, आप सब स्वयं समझदार हो, आप इसका मूल्यांकन करो, पीछे वाले प्रश्न देखो पिछले पेपर्स में आए हुए, आपको लगेगा यही शब्द हैं। भाई मेरे ये 2018 के बाद से ये नोट्स तैयार किए हुए हैं और इससे बाहर जाता ही नहीं है, तो फिर आप टेंशन क्यों लेते हो, थोड़ा आत्मविश्वास रखें। जैसे अनाज के नाम होते हैं, वो एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में अर्थ की दृष्टि से आते हैं, अंतर नहीं कर पाओगे आप। भाई अनाज के जो नाम होते हैं, गेहूं, अब गेहूं एक वचन में प्रयुक्त होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है, समझ गए। तो आप इसको अर्थ की दृष्टि से उसमें अंतर नहीं कर सकते। दिमाग में बिठा लो ये चीज है ना, इस चीज को बिठा लो। अनाज के नाम जो होते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, अब एक चावल हाथ में लिया तो भी चावल है, और आपने मुट्ठी में काफी चावल ले लिया, मैं चावल देख रहा हूं, अब आप देख कितने सारे, बहुत सारे चावलों दानों को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चावल देख रहा हूं और चावल देख रहा हूं, इस चीज को समझ ले। मैं प्रत्येक, हर एक, देखो अनाजों के नामों एक वचन और बहुवचन रूपों में अर्थ की दृष्टि से अंतर नहीं होता है, लेकिन इन्हें आपको बहुवचन में मानना चाहिए, समझ गए बात आप। प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग सदैव क्या होता है, एक वचन में होता है। और बाकी आपको ये जो वाक्य होगा ना, उस वाक्य के संदर्भ में पता चलेगा, कहीं एक वचन में भी आ सकता है, कहीं बहुवचन में। तो ये जो प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अब ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि क्या वास्तव में सदैव एक वचन में होता है या नहीं होता है। तो याद रखना, सदैव एक वचन में होता है, प्रत्येक, हर एक। हमें लगता है ये प्रत्येक की बात कर रहा है, मतलब एक से अधिक की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे प्रेम, गिरी, याचना, क्षमा, क्रोध, जल, वारी, छाया आदि शब्द दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल। अब जैसे प्रेम है, प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा का है, और सर आपने तो कहा था भाववाचक एक में आती है, बिल्कुल एक में आती है, लेकिन मैंने कहा ना यहां पे हर नियम के अपवाद चलते हैं। प्रेम जो शब्द है वो दोनों वचनों में एक समान प्रयुक्त होता है, यानी ये शब्द एक वचन में ही आता है, लेकिन कई बार ये बहुवचन में भी आ जाता है। जैसे गिरी,
जैसे याचना। अब एक जैसे पानी की बात करूं मैं, आया क्या यहाँ, ये देखिए जल वारी छाए, पानी की जल की वारी की बात। अब जल जो है उसको आप एक वचन में कैसे लोगे, बहुवचन में कैसे लोगे? ना तो आप उसे बहुवचन में ले सकते हैं ना उसे एक वचन में, और वरना आप इसमें एक भी नकार नहीं सकते, यानी ये दोनों वचनों में बराबर अपने अर्थ के आधार पर काउंट होता है ना। गिरी, याचना, क्षमा, क्रोध, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि केवल क्रिया से लिंग और वचन का निर्धारण कर लोगे, वो गलत सोचते हैं, सरासर गलत सोचते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका निर्धारण क्रिया से नहीं हो सकता। तो सर आप तरीका बताओ। तरीका जो बड़ी बड़ी किताबें उनमें भी नहीं है। उन्होंने भी एक बात बोली कि आप इन चीजों को जो है परिस्थिति और वाक्य के अर्थ के संदर्भ में उसका अर्थ निकालने का प्रयास करो। मैं आपको यह बात कहता हूं कि हम इतने विद्वान नहीं हैं कि हम अर्थ के संदर्भ में उसका वचन निर्धारित कर दें। इसलिए समझदारी यही है कि आप लोग जो है इन शब्दों को दिमाग 2-3 बार खाली बैठे रिवीजन कर लें, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे कौन से हमेशा बहुवचन में आते हैं, कौन से एक वचन में आते हैं। ठीक है। क्रोध, जल, वारी, छाया आदि शब्द हमेशा दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। अब आप ये थोड़े से नियम देख लो वचन परिवर्तन के, इससे हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल जाए कि वचन परिवर्तन कैसे होता है। हिंदी व्याकरण के अनुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कुछ नियमों का उपयोग किया जाता है। जैसे जो आकारांत होते हैं उनको काउंट करके ए में कर देते हैं। कमरा, कमरे, बेटा, बेटे, लड़का, लड़के, पपीता, पपीते, है ना, बस्ता, बस्ते, रसगुल्ला, रसगुल्ले। बस ये तरीका है आकारांत को एकारांत में। अब सर इसमें तो ये तो फिर वो रटने वाली बात होगी। रटने वाली क्यों? दिमाग में ये रखो, ऐसे थोड़ा बहुत तो उसका जो नियम है वो रटना ही पड़ेगा। जैसे जो केवल अकारांत आएंगे उसमें ए आ जाता है। पुस्तक, पुस्तकें। अब आपके दिमाग में आया होगा ना कि कमरा, मैं यहां लिख के बताता हूं, आपके दिमाग में ऐसा आया होगा ना कि कमरा का जब बहुवचन किया कमरे तो उस पे बिंदी क्यों नहीं लगी, यानी यहां पे जो है वो बिंदी क्यों नहीं लगी। लेकिन इसका उत्तर तुरंत नीचे मिल गया कि कमरा के आगे जो है वो बिंदी नहीं लगेगी। कमरा को जब आप कन्वर्ट करोगे तो बिंदी नहीं लगेगी, सीधा कमरे होगा। लेकिन वहीं जब अकारांत होगा पुस्तक, तब वहां पे क्या हो जाएगा? पुस्तकें। बस ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपको एक तरह से ये ट्रिक ही तो है ये, और क्या है? इसे आप ट्रिक नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? ट्रिक वो होती है जो एक चीज याद करने से अनेक शब्द हल हो जाएं, और इससे आपके हल हो रहे हैं। कमरा, कमरे, लड़का, लड़के। आप नोटिस कर लेना, बेटा, पपीता, बस्ता, रसगुल्ला, ये सारे आकारांत हैं। आकारांत होगा तो कहीं पे गलती से ए मत लगा देना, यहां पे आपको वो एग्जामिनर कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। अकारांत होंगे अ तो पुस्तकें, र तो दीवारें, दाल, दालें, सड़क, सड़कें, राह, राहें, कलम, कलमें। अब देख लीजिए, अब एक इस तरह से आ जाए कलम का कलमें तो हम सोचेंगे अरे हमने कभी सुना ही नहीं, ये तो गलत लग रहा है। गलत नहीं है, नियम को फॉलो करो, शब्द को फॉलो मत करना। नियम को फॉलो करोगे, शब्द के अंत में अगर आ जाए आकारांत, ठीक है, तो यहां पे ए जोड़ देते हैं। तो सर ये भी तो आया था यहां पे आ जाए, लेकिन यहां साथ में एक चीज और भी थी। आकारांत तो था लेकिन आकारांत पुल्लिंग था। क्या था? आकारांत पुल्लिंग। लड़का, पपीता, कमरा, बेटा, बस्ता, रसगुल्ला, ये सारे पुल्लिंग है। लेकिन अगर आप देखो कि आकारांत भी है और स्त्रीलिंग है, तब वहां पे जो है ए लगेगा। कविता, कविताएं, कथा, कथाएं। बस ये चीज समझनी पड़ेगी। आकारांत पुल्लिंग है तो बिंदी मत लगाना, आकारांत स्त्रीलिंग है तो बिंदी लग जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नियम पढ़ते ही नहीं है। वचन, अरे वचन तो कर लेंगे, लिंक कर लेंगे। नहीं, मेरा ऐसा मानना है सिलेक्शन के लिए आपको सरल से सरल टॉपिक को भी एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है। ई वाले जो ईकारांत होते हैं, शब्दों के अंत में इयां लगाकर, दवाई, दवाइयां, लड़ाई, लड़ाइयां, सगाई, सगाइयां, रजाई, रजाइयां, कमाई, कमाइयां, है ना, नदी, नदियां, खिड़की, खिड़कियां, साड़ी, साड़ियां, स्त्री, स्त्रियां। तो ये बहुत ही ये इजी है। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर केवल या आता है, मतलब शब्द स्त्रीलिंग हो और फिर क्या आ जाता है या, चिड़िया, तो फिर आप जैसे कई बार आपके दिमाग में आया होगा, मैं जब मतलब कॉलेज लाइफ में था तब मैंने ये चीज नोट की। मैंने कहा ये चिड़िया और चिड़िया दो ऐसा अलग अलग क्यों लिखते हैं? तब वचन टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं था। अब पढ़ा हुआ है तो पता है कि जिस स्त्रीलिंग शब्द के पीछे या आता है उसको बहुवचन बहुत इजी तरीके से बनाया जा सकता है। डिबिया, डिबियां, गुड़िया, गुड़ियां, चिड़िया, चिड़िया। तो ये सरल तरीका है।
उकारांत जो होते हैं उनके साथ भी ए लगता है। वधु, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुए। आपको जो ये रेड किए हुए हैं ये सारे आपको जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। और याद क्यों करने पड़े? एक बार इनको खाली समय में बैठे बैठे इनको नियमों को देखो, फिर क्या करो। देखो, मेहनत करना चाहते हो तो तरीका बता देता हूं, नहीं करना चाहते हो तो वो अलग मैटर है। मेहनत करना चाहते हो, इसमें कितने शब्द लिखे हुए हैं? 1 2 3 लिखे हुए हैं। मैंने आपको क्या कहा है? नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लो और फिर आप क्या करो, 3 लिखे हुए हैं, 10-10 शब्द सब में और लिखो। आदत डाल लो कि मैं इसके 10 शब्द और लिखूंगा, इसके 10 शब्द और लिखूंगा। जब तुम 10-10 शब्द लिखोगे ना तो तुम 50-50 नए पढ़ोगे। ये एक चीज और बता, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं। अब जो इकारांत, जो स्वर के अंत में इकारांत होते हैं उनके साथ यों लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर जो है हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे इकारांत है और ये भी इकारांत है, ये छोटी है बड़ी है, लेकिन जब इकारांत शब्द हो उन शब्दों को और स्त्रीलिंग भी हो, है ना, तो उन शब्दों में यों लगाकर जो है आप उसे बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ गए बात आप? अब कईयों के कोई लोग रट के बैठ जाते हैं कि सर रोटी का रोटियां होगा, रोटियां नहीं हो सकता है। तभी तो कह रहा हूं इनका कोई निर्धारण नहीं है। आप इसको ये ऐसे टॉपिक हैं, एक ये है, एक लिंग वाला टॉपिक है और एक जैसे एक आध टॉपिक और है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो इनको बार बार पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते आपको नए नए शब्दों के बारे में पता लगता रहेगा। ठीक है, अधिकारी, अधिकारियों, गाड़ी, गाड़ियों, नदी, नदियों, लाठी, लाठियों। ये तो ऐसा टॉपिक है, हकीकत बात बताऊं कि कुछ 5-7 चीजें अगर नहीं होना तो ऐसा लगे हम सिर्फ एंकर बने हुए हैं और कुछ नहीं है, इनके बारे में एज इट इज बताना है। ठीक है, अब बोलो सर आप बिना पूरा लिख के बता दो। लिख के बताएं चाहे कैसे ही बताएं, आपको तरीका यही है, यही याद करने पड़ेंगे, ये ही इंपॉर्टेंट है, ये नियम ही याद करने पड़ेंगे। अब ये थोड़ा सा अलग आता है, एक वचन शब्द के साथ अगर जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद, ये अगर कोई लगा देता है बहुवचन बन जाएगा। जैसे गुरु के साथ गुरुजन, अध्यापक गण, लेखक वृंद, युवा वर्ग, भक्त भक्तजन, खेती खेतीहर, मंत्री मंत्रिमंडल। तो ये सारी चीजें क्या है? ये बहुवचन बनाने का तरीका। तो अब आप जानते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बहुवचन बनाया जाता है तो उनके साथ जन, गण, वृंद, वर, हर, मंडल लगते हैं, लेकिन वो शब्द कौन से हैं वो भी तो याद रहना चाहिए, वरना लगाओगे किसके पीछे? खेती का खेती हर। अब किसी के दिमाग में हर आया तो उसने सोचा अरे मैंने पढ़ा था किताब में आया था कि हर लग जाए ना तो बहुवचन हो जाता है। अरे भाई मेरे, हर लग जाए तो बहुवचन नहीं हो जाता, बल्कि ये कह रहा है कि लास्ट में हर कहां लगना है? खेती खेती हर। लास्ट में अगर हर लग जाए ना तो बहुवचन होगा, आगे लगाने से नहीं होगा। आगे लगाने में तो हम अभी नियम पढ़ के आए हैं। कौन सा नियम पढ़ के आए हैं? कि अगर प्रत्येक, हर एक, हर कोई इस तरह आए तो वो एक वचन में काउंट होगा। तो ये इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होती है कि आप कहां गलती करते हो और कहां कौन सी चीज याद करनी है उसकी जगह आप कोई कुछ गलत कैच कर लेते हो। तो इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होती है कि हर जो लगेगा वो पीछे लग जाए तो वो बहुवचन होता है, आगे लग गया तो वो एक वचन में ही काउंट होगा। अब आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्न है, लास्ट में बताइएगा कितने सही हुए कितने गलत हुए। तिथि शब्द है, हम जानते हैं इकारांत है, अभी जस्ट नियम पढ़ा है, और इकारांत है उसके पीछे क्या लग जाता है? यों। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तिथियों, तिथियों, तिथियां, कोई नहीं। अब किसी के दिमाग में ये आएगा, लेकिन देखो हमने नियम के तहत ये पढ़ा है। अब आपने तुरंत ये नियम पढ़ा था, अभी ये पढ़ा, ए स्वरांत वाले शब्दों के साथ यों लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर आप बना सकते हो बहुवचन। तो हमने अभी जाति से जातियों किया, सेम ऐसा ही था तिथि, तो तिथि का क्या हो जाएगा? तिथियों हो जाएगा। फिर है वचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण में वचन का अर्थ क्या है? ये आपने अभी पहली पीपीटी में पढ़ा था। व्याकरण के अर्थ संदर्भ में वचन का अर्थ होता है संख्या, प्रतिज्ञा तो होता है व्यवहारिक अर्थ में, व्याकरण के अर्थ में इसका अर्थ होता है संख्या। सारे उसी के सही होंगे जिसने क्लास में बिल्कुल भी ध्यान डिस्टर्ब नहीं किया। कागज का बहुवचन क्या होगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। मैं हर बार बताता हूं, हर बार गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान रहता नहीं है और तुरंत जो है कागज, कागजात, हाँ कागजात बोलते हैं। अरे यार, अभी आप नियम पढ़ के आए थे कि जिस शब्द के अंत में अ आए
उस शब्द को क्या करना है। तो कागज का कागजात करना है, कागजे करना है, कागजी करना है, या कोई नहीं, बताओ देखें। अब आप कहोगे सर हम पढ़ के आए, वो तो यही तो बात है, याद ही नहीं रहता। बताओ जल्दी। 90% जो है उत्तर ये देंगे, 90%। जबकि कागज भी एक ऐसा शब्द है कि मैंने मेरे हाथ में इतने सारे, मैंने कहा ये कागज लाया हूं, क्या लाया हूं, कागज। हाथ में इतने सारे कागज हैं, लाया क्या हूं, कागज, और कागज है हाथ में। तो ये शब्द आप, इसका उत्तर होगा कोई नहीं, इसका उत्तर होगा कोई नहीं। कागजात बिल्कुल गलत उत्तर है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। ये वही प्रश्न है जो पीछे एग्जामों में आए हुए हैं, पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए ध्यान रखें। प्रत्येक शब्द का प्रयोग होता है। अभी हम पढ़ के आए, प्रत्येक है, हर कोई है, हर एक है, ये सारे हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ओट, अक्षत, प्राण, ये सभी। तो कौन कौन से शब्द जो हैं बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो हम जानते हैं कि तीनों ही शब्द जो है बहुवचन में ही आते हैं। ठीक है। साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, अभी आपने नियम पढ़ा था, साधुओं, साधुएं, साधु, या क्या होगा, बताओ देखें, जल्दी से बताओ। अच्छा प्रश्न है और आपको आना भी चाहिए। बताओ क्या होगा, साधु, साधुओं, साधुएं, पता ही लग जाता है देखते ही, ये तो नहीं है। ठीक है, साधुओं, ये भी नहीं है, यह है। चलो मैं इसको क्वेश्चन मार्क, चलो एक बार नियम की ओर झांक के आते हैं, जरूरी है। क्या आपको मिलता है क्या, यहां पे देखिए स्त्रीलिंग शब्द के बारे में मिला, पुल्लिंग शब्द के बारे में नहीं मिला, पुल्लिंग शब्द के बारे में आपको यहां पे नहीं मिला। तो अब आपको स्त्रीलिंग शब्द में तो अगर मान लो ऊ या ऊ हो जाए, ठीक है, लेकिन पुल्लिंग शब्द आए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्लेख आपको यहां पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मिले कैसे, टेंशन ही तो यही बात है, मिले कैसे, गड़बड़ हो जाती है सारी। उकारांत और क्या नाम है, ये शब्द दिमाग में नहीं आ रहा, एक शब्द है तेल, शब्द उकारांत शब्द है, उससे आपको मैं बता पाता, नहीं याद आ रहा दोस्तों मुझे। खैर अब इसका उत्तर क्या होगा, चलो मुझे तो ये बताओ सीधा, इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, इसका उत्तर कोई नहीं होगा। कैसे सर ये समझाओ, अगर आप इसका उत्तर कोई नहीं दे रहे हो तो हमें ये समझाओ कैसे। ठीक है, बाहर साधु आए हैं, क्या, बाहर साधु आए हैं, मैंने कितने बोला, साधु आए हैं, बहुत से साधु आए हैं। ठीक है, मम्मी बाहर साधु आया है, हैं, साधु आया है, साधु आए हैं, बस इससे आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर कोई नहीं होगा। सब समय देना पड़ेगा, उस शब्द के साथ थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, खुद को वाक्य निर्माण करने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं तो एक शब्द के बारे में बता के चला जाऊंगा, लेकिन बाद में शब्द तो अनेक हैं, शब्दों की कोई सीमा ही नहीं है। गुड़िया, अगर स्त्रीलिंग शब्द है पीछे या लगा है तो बहुवचन करते समय कैसे करोगे, तो आप करोगे, क्या करोगे, गुड़ियों, गुड़ियों, गुड़ियाएं नहीं, गुड़िया, ऊपर चिड़िया, गुड़िया, बिटिया, डिबिया। आगरा का बहुवचन क्या होगा, अब कहते हैं सर आगरा का तो हमने पढ़ा आगरों, अरे वाह रे, जीते रे, आगरा का कोई बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। हाँ अब बहुत अच्छा है, जो हमेशा बहुवचन में ही आता है। बताओ देखें, वो प्राण है, नक्षत्र है, देव है, छात्र है। अब दिमाग में कईयों के ये तो नहीं आएगा, ठीक है। अब कुछ लोग तीन में कंफ्यूज होंगे, अब जो तीन में कंफ्यूज होंगे वही बताएंगे कि इनमें, अब कई लोग क्या कर देंगे, इसको किनारे कर देंगे कि नहीं ये देव में तो नहीं आएगा, दो किनारे हो गए। फिर आता है नक्षत्र और प्राण में। बताओ देखें नक्षत्र और प्राण में से क्या होगा, जल्दी से बताओ, बता पाए तो ही पार पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। आपने कईयों ने बता दिया होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, प्राण, भाग्य, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, है ना।
तो ये हमेशा क्या होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हिंदी में वचन होते हैं, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न पूछ लिया गलती से। हिंदी में वचन होते हैं 2, तीसरा मत कर देना गलती से। परीक्षा, प्रश्न, गलती, इन शब्दों को अगर आपको बहुवचन बनाना पड़े तो आप बहुवचन कैसे बनाओगे? देखो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, परीक्षाएं या परीक्षाओं, प्रश्नों, गलतियों, परीक्षाएं, प्रश्न, गलतियों। अब ऐसे प्रश्न आए ना, मैं जब भी अपने क्लासेस पे टेस्ट सीरीज वगैरह लेता हूं तब मैं बताता हूं, ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या करो, ये कौन से बहुवचन है गलत ढूंढ के निकालो। जैसे प्रश्न का ये होगा या नहीं होगा, आपको अपने आप गलत मिल जाएगा, ये भी आपको गलत मिल जाएगा। वैसे भी समझ गए बात आप? ये तो क्या गलत मिल जाएगा, ये तो कंफ्यूज करने वाला है प्रश्न तो, हाँ ये गलत मिल गया, ठीक है। अब आप देखो परीक्षाएं, यहां परीक्षाएं हैं, यहां प्रश्नों हैं, यहां प्रश्न है, यहां प्रश्नों है, यहां गलतियां हैं, यहां गलतियों हैं। अब आप कौन सी करोगे? आपको गलती, ध्यान रखना गलती शब्द इकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है, बस ये देखना। अभी ये क्या है, परीक्षा, परीक्षा का दौर जारी है, तो परीक्षा का मतलब हो गया परीक्षाओं, परीक्षाएं नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, एक चीज और बता देता हूं, ये शब्द गलत कैसे है। देखो ये है परीक्षा, अगर आप इसे करते भी तो फिर ये तो ये होना चाहिए था ना, मात्रा ऐसे छोटी आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो आई ही नहीं, इसका मतलब ये शब्द ऐसे बनेगा ही नहीं ना, ऐसे बनेगा ही नहीं। तो फिर क्या बनेगा, परीक्षाओं प्लस प्रश्न का प्रश्नों, और गलतियां नहीं बल्कि गलतियों, बल्कि गलतियों, ये जरूरी होता है, ये आपको समझना भी जरूरी है। इसका राइट उत्तर क्या होगा, बी होगा। अब बात है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसका कारण बताता हूं। जैसे दोस्तों देखो, आंख शब्द है, आंख शब्द है, एक शब्द है दोस्तों पुस्तक, समझ जाना बात को, आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगेगा। और लड़कियां, सॉरी लड़की, क्या शब्द है, लड़की। अब हमें क्या बनाना है, इसका बहुवचन, इन तीनों का बनाना है बहुवचन। जब हम बहुवचन बनाते हैं तो सर आपने जो है इसका बहुवचन आंखें ही क्यों बनाया, इसका बहुवचन सर आपने आंखें ही क्यों बनाया, सर आपने इसका बहुवचन जो है वो आंखों क्यों नहीं बनाया, इसका बहुवचन आंखों भी तो हो सकता था। तो मैं आपको इसका कारण बताता हूं कि मैंने आंख का आंखों क्यों नहीं बनाया, आंखें ही क्यों बनाया, क्योंकि आंखें जब बोलूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि आंखों में, मतलब क्या होगा कि इसके साथ कहीं ना कहीं विभक्ति जुड़ी हुई है ना, उसकी आंखें देख। आप क्या बोलते हो, अरे देखो आपने देखा होगा किसी की आंखें बहुत सुंदर होती है, आपने क्या बोला, और इसीलिए हमारे हिंदी समास में एक शब्द बनाए मृगनयनी, बनाए। आप कहते हैं यार उसकी आंखें देख कितनी सुंदर है, उसकी आंखें देख कितनी सुंदर है। इट मीन्स आप कहना क्या चाह रहे हैं, उसकी आंखों में देख, आंखें देख का मतलब उसकी आंखों में देख, तो इसका मतलब ये विभक्ति साथ में छिपी हुई थी। बात समझ रहे हो, विभक्ति साथ में छिपी हुई। आपने सर पुस्तक का पुस्तकें क्यों बनाया, सर आपने पुस्तकों क्यों नहीं बनाया, बताता हूं। सेम ऐसे ही, क्योंकि इसके साथ भी विभक्ति क्या जुड़ी हुई है, सॉरी इसको लिखना पड़ेगा, हाँ इसलिए क्योंकि आप इसको भी सेम, इसका मतलब होता है पुस्तकों में। अरे तुम लोग पुस्तकें पढ़ा करो, पुस्तकों में बहुत ज्ञान छिपा हुआ है। बात को समझें, क्योंकि जब पुस्तकों करते हो तो विभक्ति जो है वो साथ में लगानी पड़ती है आपको, समझ के बात। अब ये पुस्तकों में मिलके बनता है पुस्तकें, ये विभक्ति इस के में साथ में है, में, तो आप इसको विभक्ति को अलग थोड़ी करोगे। जब बहुवचन बना रहे हो तो इसका मतलब पुस्तकें ये होगा। सेम ऐसे ही जैसे लड़की है तो आपने बनाया लड़कियां, मैं आपको ऐसे बहुत सी चीजें बता सकता हूं, लड़कियां, तो सर आपने जो है वो आपने लड़कियों क्यों नहीं बनाया, आप तो हमें इसका उत्तर दीजिए, ठीक है।
देखो लड़कियां, सॉरी क्या बना, लड़की, मैंने सही तो बनाया ना, हाँ लड़कियां बनाया, ठीक है। तो सर आपने ये लड़कियां ही क्यों बनाया, लड़कियों क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि तुम जैसे इसमें विभक्ति है लड़कियों, इसका मतलब हो गया लड़कियों से, लड़कियों से। बात को समझें, लड़की शब्द से लड़कियां बनेगा, लड़कियों क्यों नहीं बनाया? क्योंकि लड़कियों बनाते ही तो हमें साथ में क्या रखनी पड़ेगी, एक विभक्ति साथ में रखनी पड़ेगी, तब जाकर पता चलेगा, है ना। तो आप इसको कारक विभक्ति, जो विभक्तियां होती है वो शब्दों के कई जगह साथ लगती है तो उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। अगर आप लड़कियों बनाओगे तो से विभक्ति साथ में रखना पड़ेगा। इसीलिए हमें लगता है कि यार इसका तो ये भी बनता है, ये भी बनता है। तो वो जो वास्तविक जो बहुवचन होता है वो एक ही बनता है। जो दूसरे बहुवचन बनते हैं जैसे लड़कियों, पुस्तकों, आंखों, वही बहुवचन बनेंगे, लेकिन इनके साथ में विभक्ति रखनी बहुत जरूरी होती है। तो विभक्ति रखेंगे तो फिर वो बहुवचन नहीं कहलाएगा, तो फिर तो क्या कहलाएगा? बहुवचन के लिए हमें इस तरह से याद रखने चाहिए और प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा। ये सबसे बेस्ट उदाहरण मैं अक्सर बताता रहता हूं कि हम जब बोलते हैं कि किसी की आंखें देख, तो आंखें का मतलब उसकी आंखों में देख, है ना, आंखों में देख, है ना, इस तरह से। तो तरीका है, बाकी देखो और भी बीच बीच में तरीके बताते रहेंगे आपको। अब आपको सर इस तरह से समझ नहीं आया, सर हम कैसे बता? देखो आप इस चीज को खुद समझो कि ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत टिपिकल टॉपिक माने जाते हैं, लेकिन है कितने पेज के अंदर? सर मात्र 1.5 पेज के अंदर है। इतने टिपिकल टॉपिक हैं, कठिन टॉपिक हैं, और हैं कितने? 1.5 पेज के अंदर। तो आप खुद सोचो कि इतने शब्द हैं, उन्होंने कम से कम 8-10 टॉपिक पेज का टॉपिक तो तैयार करते ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नहीं किया कारण क्योंकि इनके कोई नियम नहीं है, इनके कोई विशेष नियम नहीं है। कुछ एक नियम आपको बता दिए। तो सर हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो जो अपनी जो व्याकरण की किताब है उसमें आप जब पढ़ोगे ना तो आपके सामने कमियां आएगी। जब कमियां आएगी तो पता चलेगा कि स्टूडेंट क्या चाहता है। तो स्टूडेंट चाहता है कि यार कोई भी टॉपिक इस तरह से पढ़ें कि हमें दूसरी किताब में झांकना नहीं पड़े। तो इसीलिए जो वचन टॉपिक भी मैंने तैयार किया है, क्या टॉपिक? वचन टॉपिक, वो मेरी किताब के अंदर कम से कम 5 से 7 पृष्ठों में है, प्लस उसके साथ में 50 प्लस ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ताकि उस वचन के 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 उदाहरण मिले आपको। प्लस ये जो मैंने आंखों में तरीका बताया, इस तरीके के कुछ एक्सप्लेन करके समझाए हुए हैं। और अभी तक भी मैं ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, एक तो वचन है, एक लिंग है, और एक जो पक्ष है, एक वृत्ति है। इन टॉपिक्स में भी अभी तक क्या है कि किताबों में मैटर कम, एक वाच्य है। वाच्य तो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवा दिया। तो इनमें और भी नई नई चीजें निकाल कर किताब में लिखने का, ऐड करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ा ऐसा पता लग जाए कि हाँ सर ये कब तक आ जाएगी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से पहले, और कोशिश से SI से भी पहले जो है वो किताब अपनी निकल जाए। इसका मेरा प्रयास है। और अभी जो ये टॉपिक चल रहे हैं, देखो लगभग आपकी आज 22वीं 23वीं क्लास हो चुकी है। आपसे मेरा यही कहना है कि जो टेस्ट सीरीज है, पहले तो अपनी जो चैनल है NDC क्लासेस, उस पर आप सबको पता है हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही है, और हिंदी साहित्य सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आप में से जो भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, नेट की तैयारी कर रहा है, अभी सेट का रिजल्ट आया था कल ही, है ना, तो नहीं हुई है किसी कारणवश, तो आप लोग वो क्लासेस नियमित लेवें, बढ़िया तरीके से लेवें, ठीक है। और उनको ये टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों को ये टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, क्योंकि उनके लिए साहित्य की एक टेस्ट सीरीज है, उसके साथ में व्याकरण वैसे ही साथ में मिल जाएगी। बाकी जो बच्चे जो भी किसकी तैयारी कर रहे हैं, SI की, LDC, ग्राम सेवक, पटवारी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोगों का जो शेड्यूल है मैंने सेट कर दिया है। 25 तारीख से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए नंबर दे रखे हैं, तो आप लोग हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उस पर आपको वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इस तरह से एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होगा। आपको कोई भी प्रश्न गलत रखे उसे तुरंत रिपोर्ट कीजिए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जैसे 1 2 3 4 5 हो गए, पांचों का एक मेजर टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन प्लस होंगे, तो मेजर टेस्ट हो गया। फिर आपके 7 8 9 10 4 टॉपिक का टेस्ट, फिर एक मेजर टेस्ट।
फिर कारक काल वाच्य तत्सम तद्भव, फिर एक मेजर टेस्ट, फिर समास संधि, फिर मेजर उपसर्ग पढ़ते, फिर मेजर टेस्ट, विलोम पर्याय एकार्थी वाक्यांश। अच्छा, जो नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में आपको मैंने नोट्स उपलब्ध करवाए हैं, उसमें इनको जो इंपॉर्टेंट है विलोम पर्याय एकार्थी वाक्यांश शब्द, ये भी आपको देने का साथ में प्रयास किया गया है। तो बढ़िया टेस्ट सीरीज है, बढ़िया तरीके से अटेंड करें, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और जैसे कल लिंक पढ़ेंगे ना, तब भी कल वचन की भी चर्चा साथ साथ में चलेगी। मैंने कहा ना, ये कुछ टॉपिक है, एक टॉपिक क्लियर, संज्ञा क्लियर होती है सर्वनाम के बाद, सर्वनाम क्लियर होते हैं विशेषण के बाद, विशेषण क्लियर होते हैं क्रिया के बाद में, और धीरे धीरे समझ आने लग जाता है। ठीक ऐसे ही आपको जो है कल लिंक करवाएंगे ना, तब उसमें वचन और बढ़िया तरीके से कुछ नई चीजें और बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास का यही समापन होता है, और बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर पढ़ा करो। कई बार थोड़ी सी क्लासेज होगी, ऐसा लगेगा अरे यार ये कुछ सेट नहीं बैठी, तो एक दोबारा देखिए, टाइम निकाल के दोबारा देखिए कि चलो कुछ क्रिएटिव माइंड खुद का रखिए कि अगर मैं इस चीज को, जैसे सर ने ये आंखों में बता दिया, वैसे अगर मैं इसको और एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूं तो कैसे करूं। देखो, स्टडी लाइक ए टीचर, एक टीचर की तरह पढ़ो कि अगर मुझे ये टॉपिक पढ़ाना पड़े तो मैं इसको कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता हूं और क्या क्या सुधार कर सकता हूं। एक बार में नहीं होगा, लेकिन 2-4 बार में आपको करना पड़ेगा। जैसे पहले एक पढ़ाया, तब नॉर्मल कुछ ट्रिक्स बताई थी, तब मुझे लगा कि केवल ट्रिक्स बताना इसमें काम नहीं है। फिर आपको इस बार पढ़ाया तो पूरे टॉपिक क्लियर करके पढ़ाया। अब की बार जब जैसे ही टेस्ट लेंगे, तब उसमें और अच्छी अच्छी व्याख्या होंगी, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ती है और हमें भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इन क्लासेस का महत्व समझें और रेगुलर अटेंड करें। रेगुलर आज की क्लास आज ही देखनी है, इस बात को भी दिमाग में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।